नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात हम कर रखे हैं लगातार किस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है और उसका असर पूरी दुनिया पर है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की आग किस तरह से लगातार पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कई पाबंदियां लागू करनी पड़ी। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से एक बार फिर से तेल देने की मांग की। पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें और पाबंदियों के बारे में पहले आपको बताएं, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान। इनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। तो सुना आपने, भारी मन से ही सही, लेकिन पाकिस्तान सरकार को पाबंदियां लागू करनी ही पड़ी। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी पाबंदियां लागू हुई है। पाकिस्तान में जो सरकारी विभाग है उनकी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में कटौती की जा रही है, वो भी 50% की। इसके अलावा सरकारी विभागों की 60% गाड़ियों को बंद किया गया। पीएम शहबाज शरीफ ऐलान कर चुके हैं कि कैबिनेट के सदस्य और अधिकारी अगले 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। सांसदों की सैलरी में भी 25% की कटौती की जाएगी। 3 लाख से ज्यादा वेतन पाने वाले 20 ग्रेड या उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्हें 2 दिन की सैलरी उनकी काटी जाएगी। सरकारी विभागों में जो गाड़ियां हैं, फर्नीचर हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, उनकी खरीद पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों और नेताओं के विदेश दौरे पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दौरे पर जाने की बजाय अब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या फिर ऑनलाइन मीटिंग को ही तरजीह दी जाएगी, ऐसे आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी उत्सव हो, इफ्तार पार्टी हो, उस पर भी रोक लगाई गई है। अब सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस होटलों की बजाय सरकारी जगहों पर ही आयोजित किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। पाकिस्तान में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि IMF की फंडिंग हो या ना हो, पाकिस्तान हमेशा ऐसी ही गरीबी या फटेहाल हालात में है। IMF की फंडिंग पर भी अब माना जा रहा है कि संकट आ सकता है। पाकिस्तान के लिए IMF की शर्तें मानना अब मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल IMF की जो फंडिंग है उसकी अगली किश्त अब खतरे में पड़ सकती है। IMF की एक टीम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की समीक्षा कर रही है और बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ में जो युद्ध है उसकी वजह से सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी हो गई है और पाकिस्तान के लिए इन खर्चों को पूरा करना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, देश में निवेश का माहौल तो पहले ही खराब हो चुका है, महंगाई अलग बढ़ चुकी है। अब IMF की जो टीम है वो अक्सर पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों या फिर व्यवस्थाओं में बदलाव को लेकर जांच करती रहती है। इनमें से किसी भी चीज की नेगेटिव रिपोर्ट आती है, IMF से मिलने वाली किश्त पर संकट ला सकती है। अब इस बीच खबर है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने फिर से मदद के लिए हाथ फैलाया और वो भी तब जब सऊदी अरब खुद ईरान की मिसाइलों का शिकार बन रहा है और समझौते के बावजूद पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, बल्कि वो खुद ही अब एक बार फिर से मदद की डिमांड कर रहा है। खबर है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने 8 प्रमुख गुजारिशें की। अब खबर है कि पाकिस्तान ने $5 अरब की मौजूदा जमा राशि को 10 साल की लंबी अवधि वाली सुविधा में बदलने और तेल सप्लाई की डिफर्ड पेमेंट सुविधा को लगभग $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने की मांग की है। पाकिस्तान ने आयात लेन देन के लिए बैंक गारंटी की जरूरतों को आसान बनाने पर भी विचार करने पर गुजारिश की है। फिलहाल पाकिस्तान की ये जो मांगे हैं वो सऊदी अरब की ओर से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो क्यों देगा इस तरह की कोई मदद जब उसके मुश्किल भरे हालात में पाकिस्तान चुप्पी साधे बैठा है अपने डिफेंस पैक्ट होने के साथ। अब पाकिस्तान तो मुसीबतों में है। अब ये देखिए, आर्थिक मुसीबत तो है, लेकिन बॉर्डर पर एक और मुसीबत ये है कि अफगानिस्तान के साथ में उसके हालात तनावपूर्ण लगातार हो रहे हैं। घरेलू फ्रंट पर बलोच
टीटीपी लड़ाकों से पाकिस्तान परेशान है ही। और अब एक बार फिर से खबर आई कि बीती रात भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, अफगानिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया। ऐसा अफगानिस्तान दावा कर रहा है कि उसने डुरून लाइन के उस पार पाकिस्तान की चौकियों पर फिर से अटैक करके कई चौकियों को अपने कब्जे में लिया है, कई पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं। कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल बड़ी चिंताजनक है, लोग सड़कों पर हैं। लेकिन फिर भी क्या वो बाज आ रहे हैं? शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर क्या स्थिति को कंट्रोल कर पा रहे हैं? बड़े सवाल हैं। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से बड़े आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है? सवाल ये भी, क्या पाक की ओर से सैन्य मदद नहीं मिलने के बावजूद सऊदी अरब सहायता करेगा? क्या अफगानिस्तान के साथ में जंग पाकिस्तान को वाकई महंगी पड़ रही है? वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं। बलोच एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट जहांगीर कलहोड़ो जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। ये जो अभी हालात हैं, मैं जहांगीर जी आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूँ, आप ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि देखिए मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, लेकिन अब खासतौर से अगर चूंकि आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं तो प्रभाव अगर उधर पड़ रहा है तो उस पर भी चिंता जताना या चिंता होना लाजमी है, क्योंकि उसके बाद में धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट हर रूप में नजर आता है। लेकिन इतने जल्दी ऐसे हालात हो जाएंगे शायद किसी ने नहीं सोचा था। अभी तो 10 दिन ही हुए थे जंग को मिडिल ईस्ट में। ये कहा जाए यहाँ पर ऐसे हालात की अपने यहाँ कटौती करते करते अब IMF की राशि पर भी तलवार लटकने लग गई। जी नैना, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इंडिया दिल्ली देखने वालों को सबको मेरा सलाम। अच्छा, सुनिएगा, ये देखें, ये सिर्फ मेरा एक पाकिस्तान का मौकिफ नहीं है, एक पाकिस्तानी का मौकिफ नहीं है, लेकिन जहां जहां हमारे पास जो साउथ एशिया में डेमोक्रेसी है वहां पे लोगों की ये जो है पहली राय होती थी कि जो सियासतदान है या हमारे हुक्मरान है उनकी अयाशियां बंद की जाए। तो पाकिस्तानी अवाम की ये 70 साल से यही दुआई थी कि जो है अयाशियां जो है हुक्मरानों की वो खत्म की जाए। तो शायद ये ईरान इजराइल जंग के अनुसार हमारी जो है देरीना ख्वाहिश पूरी हुई है, और जिसमें जो है जो आम आवाम पे जो बोझ होता था वो किसी न किसी तरीके से अब जो है हटता नजर आ रहा है। तो इस पॉलिसी को मैं ना सिर्फ सपोर्ट करूंगा, भले कोई भी हालात हो, लेकिन एटलीस्ट ये जो है आम आवाम के लिए बड़े जो है फायदेमंद साबित हुए। लेकिन मुझे आपने कहा कि यहाँ की जो आवाम है उनको राहत है, लेकिन अयाशियों का आपने जिक्र किया या ये कहा जाए बड़े खर्चों पर पाबंदी लगाने की बात कही। यहाँ पर सरकारी अफसरों की गाड़ियों के या स्कूल बसेस के अब तक पर पाबंदी लगा दी गई है। ये किस तरह की पाबंदी है? सरकारी उत्सव या इफ्तार पार्टी तो चलिए आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये देखिएगा, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि स्कूल बसेस तक पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ये तो आम जनता के लिए एक तरह से प्रभावित करने वाली बात हुई ना। नहीं, देखें उसका ये है कि जैसे एक जो है बस अलॉट होती है यूनिवर्सिटी की सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों को उठाने के लिए, तो वो बस जो है कभी चली जाती है किसी की पार्टी में, कभी जो है किसी जो है स्टाफ की शादी में, तो वहां वो चीजें जो है अब उन पे रोक लगा दी गई है कि पर्सनल यूज के लिए आपको कोई भी पेट्रोल या सुविधाएं नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए चीजें यूज होंगी। तो इसमें डायरेक्ट फायदा जो है जहांगीर, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, आप पत्रकार हैं और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इस तरह से गलत उपयोग करते रहे हैं अपनी सेवाओं का। तो मिडिल ईस्ट में जंग हो गई तब जाकर आपको यहाँ पर जब ये फायदा हुआ है, अगर हाहाकार है तो जनता को उसका फायदा हुआ है क्या? यहाँ की सरकारें लगातार अपने संसाधनों का मिसयूज करती रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी, मैं बुक का रेफरेंस दे दूं, व्हाई नेशन फेल्स, तो वो हमारे साउथ एशिया में जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, वहां के सारे जो हुक्मरान हैं इस चीज में इन्वॉल्व हैं। तो उनकी जो है मैं हवाला दे रहा हूँ। सिर्फ पाकिस्तान में ये पाकिस्तान इफेक्ट ही नहीं है, कहीं ना कहीं इंडिया भी इसमें इफेक्टी है कि जहां पे जो है हुक्मरान तो बड़ी अयाश परस्त जिंदगी से आप जैसे इरशाद जी आए, आपके ना कुछ शब्द बदल गए। आप जो पहले कहना चाह रहे थे वो कहते कहते आपने अपनी बातों को बदल दिया।
नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, मैं चाहूंगी नहीं, हिमांशी सिंह जी, मुझे एक बात बताइए। जिस ओर जहांगीर ये बात कह रहे थे, वो जैसे ही इरशाद जी को देखा, वो उनकी बातों में बदलाव साफ तौर से महसूस हो गया। इतनी जल्दी जरा ये जो पाबंदियां हैं वो हालात क्या दर्शा रही हैं, ये भी बता दीजिए। वो नमस्कार, जहांगीर जी की भी अभी वंदे हालत मुझे लग रहा है कुछ और हो गई जी। देखिए, आप जल में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते। ये पुरानी कहावत है जो हिंदुस्तान पे उतनी लागू होती है जितनी पाकिस्तान पे होती है। और देखिए, देश कोई भी हो और सरहदें कोई भी हो, भूख अगर है तो जनता त्रस्त होती है। इनके वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब साहब का एक बयान आया था कि पाकिस्तान के पास 10 दिन का क्रूड ऑयल और 28 दिन का पेट्रोल डीजल का स्टॉक मौजूद है। अब अगर आप कोरोना की बात करें तो उस समय पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ था, लेकिन इस समय पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच गया है। जो इनके यहाँ ऐतिहासिक एक उछाल आया है पेट्रोल डीजल में, वो 55 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ऑलरेडी आ चुका है जी। अगर आप देखिए, आटा चावल आपका 250 रुपए केजी हो रहा है, चावल 180 रुपए केजी हो रहा है, पेट्रोल अगर आप डलवा रहे तो 300 रुपए से ऊपर जा रहा है। एक आम नागरिक जिसने जीना है, सबसे पहले उसके घर के चूल्हे ठंडे होते हैं। और डेफिनेटली देखिए, ये एक कलेक्टिव संकट पूरे विश्व पे है। जहां जिसने पहले तैयारी की थी वो जीत रहा है। भारत ने 50,000 लीटर डीजल बांग्लादेश को भेजा है, क्योंकि हमारे पास इतने स्टॉक हैं कि हम इस क्राइसिस में भी अपने पड़ोसों की मदद कर पा रहे हैं। हाँ, अगर बाकी लोगों ने भी हमारे साथ संबंध अच्छे रखे होते तो शायद इस समय हम उनकी भी मदद कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जहां ऑलरेडी एजुकेशन की इतनी प्रॉब्लम है, वहां आप यूनिवर्सिटीज बंद कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफिशियल फंक्शंस पे रोक लगा रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने 2 दिन की तनख्वाह जो है, स्पेशली जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो दें। कुछ लोगों की 25%, किसी के 50% कटौती कर दी गई है। तो हालात डेफिनेटली खराब है। लेकिन मुझे देखिए, सियासतदारों के पॉकेट से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी पॉकेट्स बहुत डीप होती हैं। लेकिन जो इसमें त्रस्त होगा वो है आम जनता, एंड डेफिनेटली हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। क्योंकि अभी देखिए, फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्रीज थी, 5 में से 4 फैक्ट्री सरकार ने बंद कर दी है। अगर आप खाद पैदा नहीं करेंगे तो आपके यहाँ फसलें कैसी होंगी? पानी हमने ऑलरेडी बंद कर रखा है, तेल अभी हॉर्मुज में बंद हो गया। तो भाई, बंदा जाएगा तो जाएगा कहां? और अगर सरकार सब्सिडी देती है तो आईएमएफ इस पे बिल्कुल रोक लगा देगा, क्योंकि वो कहेगा आपको सब्सिडी देना अलाउ नहीं है। तो ये तो हालत ऐसी हो गई है कि आपका सर मूसल में है और आप पे कब मूसल पड़ने लग जाएंगे आपको पता नहीं है। तो दैट इज द सिचुएशन व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय आवर नेबर्स। क्योंकि ईद का महीना चल रहा है, लोगों की ईद कैसे मनेगी मुझे नहीं पता है, बट अफसोसनाक है कि आप लोगों ने छोटे टर्म्स के गोल्स के लिए बड़ा टर्म पे नहीं सोचा है। इसमें कोई शक नहीं। वैसे जहांगीर को शायद जवाब मिला होगा, जहांगीर, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करते करते थक नहीं रहे शहबाज शरीफ, विपक्ष लगातार निशाना साध रहे हैं। मैं टीपी त्यागी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अमजद अयूब मिर्जा जी, आज ऐसा लग रहा है आप शब्द कम और आप सांकेतिक भाषा में ज्यादा बातें कर रहे हैं। ये जरा खर्चों पर, पाबंदियों पर आखिर ये क्या राय है, क्या हालात हैं अभी? हालात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, पाकिस्तान की रियासत टूट रही है, पाकिस्तान कंगाल होने के आधार पे आ गया है। आप ये देखें कि जिस मुल्क में 2 दिन की तनख्वाह क्या बनती है, 20,000 रुपया, इनकी नौबत ये आ गई है कि ये अब अपना जिस्म खा रहे हैं, अपने आप को खाने शुरू हो गए हैं। बच्चों के स्कूलों बंद कर दिया, सरकारी सतह पे तालीम बंद, घरों में पढ़ो। 4 दिन का हफ्ता कर दिया है। दे आर ईटिंग देयर ओन फ्लैश नाउ। और ये इरशाद साहब, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बार बार पसीना पहुंच रहे हैं। इनका पसीना तो निकला है, अब पाकिस्तान का तेल भी निकलेगा। पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स अ डबल डिप रिसेशन विच विल लीड टूवर्ड्स इट्स डिफॉल्ट। ये है, ये अफगानिस्तान से पंगा लेने का नतीजा। जी इरशाद जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, ज़रा मुझे एक बात ये बताइएगा कि आखिर ऐसे हालात बने क्यों? यहाँ पर अमजद जी कह रहे हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ पंगा लिया उसका नतीजा है। पाकिस्तान का विपक्ष कह रहा है कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये चापलूसी की हद का नतीजा है। आखिर इस तरह से हालात क्यों? क्योंकि सीधे सीधे खामियाजा तो जनता भुगतती है, क्योंकि नेता तो ऐसी तमाम सुविधाओं का फायदा उठाते हैं और वो सीधे अपने सेफ हेवन पहुंच जाते हैं, कभी लंदन तो कभी दुनिया के किसी दूसरे छोर पर। बहुत शुक्रिया नैना, मैं आपसे अर्ज करूंगा। देखिए, बहुत सारी बातें सुनी, मैं तामुल से सुन रहा था। मैंने पहले तो यह है कि कौमें कुर्बानियों से बनती हैं,
और जो बातें आप कर रहे हैं वो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरे अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपने वुज़रा पे और अपने एम्प्लॉयज़ पे कोई पेट्रोल का कट लगाया या सैलरी का कट लगाया, तो उससे उसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला गया, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम पेश आ गई? ऐसा नहीं है। देखिए, हम कुर्बानी देते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और मेरी सरकार दे यार रही वो है। कुर्बानी मेरे देने के हुकूमत लिए नहीं देखिए, आए। इस बंदर को बंद वो करें। इलेक्शन में जो बंदर उन्होंने को बंद पैसा करें। लगाया मैं वो यहाँ कमाने से के लिए बोलना आते हैं, मैं वो इनको खिदमत इनको के लिए नहीं आते। चाहूंगा। वो इस पैसा बंदर को माल मुंह बंद बनाने करें। आते हैं, उनका माल नहीं, बंद कर दिया है शहबाज ये शरीफ बंदर ने। का मुंह बंद करें पहले। करें अगर बात, मुझे करें मुझसे करें सवाल करें बात। करना है, तो ठीक इसका है, माइक बोलिए बंद बोलिए करें, इरशाद जी। हालांकि आज मस्करे का। यही सवाल कहीं ना कहीं जहांगीर का भी जरूर है, क्योंकि हमेशा जो राजनीतिक दल अगर या मस्करा पॉलिटिशियंस होते हैं वो आम जनता के पैसों पर जमकर लूट मार मचाते हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। अगर इस मस्करे को बीच में शोर करवाना है तो मैं बंद कर देता हूँ। अगर मुझसे वैसे सवाल देखिए करिए, इरशाद जी, इसका उन्होंने माइक बंद वाजिब करें। सवाल पूछा। उन्होंने नहीं, यही नहीं, कहा नहीं, ना कि जो मस्करा है ये, राजनीतिक मस्करा है, ये कोई पार्टियां काम हैं थोड़ी है। वो इस पैसे का गलत उपयोग करती हैं, उस पर पाबंदियां लगाई हैं, ये बात तो वाजिब है। देखिए, पाबंदियां, कुछ भी पाबंदी नहीं लगी है। हमने पेट्रोल कट किया अपने एम्प्लॉयज का, सरकारी तौर पे जो फ्री पेट्रोल मिलता है उसको बंद किया। दूसरा बात यह है कि अगर हमने अपने मुल्क के लिए सेफ्टी करनी है, हमने अगर अपने मुल्क हमारा एक ताकतवर बन के सामने बिजली भी उभरा है, बंद तो कर हमने दो इसको ना। स्टेबल जो करना 2 गया घंटे है। बिजली और इस देते मुल्क हो के लिए रोज अगर की, को वो कुर्बानी दे रहे बिजली हैं, भी बंद कर दो, चलो बंदर को बोलने दो बिजली पहले। भी बंद कर बोलो बंदर, दो, बोलो। मोमबत्ती जला के बैठो, एनर्जी सेव करो। यार, सॉरी मेरा ख्याल है कि नैना अगर इसका माफी माइक चाहता ऑफ हूँ, करेंगी बंदर का तो मैं माफी बोलूंगा, चाहता हूँ। अदरवाइज मैं नहीं बोलता। अमजद आप जी, बंदर को नहीं, अमजद बोलिए जी, माफी चाहता हूँ। चले आप बंदर को बोलिए। बचाएं आप। अमजद जी, नहीं, ठीक नहीं, है, आप मैं बोलिए, बिल्कुल आप समझती हूँ बोलिए। अमजद जी। आप बलूचिस्तान में जो अभी स्थिति रही है वैसे ही हालात पूरे पाकिस्तान में नजर आते हैं। आप शायद बिजली का जिक्र उस रूप में कर रहे होंगे। मैं समझती हूँ बलूचिस्तान के कई जगहों पर तो कहा जाता है कि 15 से 18 घंटे तक लाइट होती ही नहीं है ना। इरशाद जी से जवाब ले लेती हूँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। पाकिस्तान में किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान खुशहाल मुल्क अरे है। इरशाद जी, अगर पाकिस्तान प्रॉब्लम एक नहीं है तो ये इस टाइगर तरह से है। पाबंदियां क्या खुशी में लगाई गई हैं क्या? पाकिस्तान ये बताइए, मुसलसल क्या तरक्की ये रमजान का तोहफा दिया है क्या? मैं चाहूंगी टीपी त्यागी जी, ये इरशाद जी कह रहे हैं कि कोई पाबंदियां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ये रमजान का तोहफा दिया गया है? इतने ज्यादा खुश हैं शहबाज शरीफ की, उन्होंने कहा आप सभी को बिल्कुल पाबंदियों से मुक्ति, पेट्रोल की कीमत, ये खुशी के मौके है 55 रुपए बढ़ा दिया जाए रातों रात। देखिए, मैं यहाँ पाकिस्तान के जो पत्रकार है जहांगीर जी, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा, उनका खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। काश इस किस्म की सोच और लोगों में भी होती। उन्होंने कहा कि हमारी आवाम हमारे हुक्मरानों की अय्याशी से दुखी थी। हमारी आवाम चाहती थी कि जो हमारे सीनियर हुक्मरान हैं, जो पैसे को पानी की तरह बहाते हैं और हम मोहताज हैं, वो अपने खर्चे के ऊपर कमी करें। और अब शुक्र हो कि ये युद्ध हुआ ईरान का और इजराइल का, इसके बहाने कम से कम अब उन्होंने ये तो किया कि उन्होंने सभी सांसदों के 25% तनख्वाह कम कर दी, हुक्मरानों की तनख्वाह कम कर दी, 2 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, स्कूलों के लिए गाड़ियां कम की, वो तो खैर गलत है, लेकिन उन्होंने कई किस्म के एक्शन लिए। ये बात जो इन्होंने आज कही है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन आज से नहीं लंबे समय से हो रहा था, और उसका ये नतीजा रहा कि मुफलिसी का हालत क्या कहे, जिस्म आखिर जिस्म को खाता रहा। जैसे अमजद खान जी ने कहा कि बस ऐसा ही होता रहा कि ये अपनी ही आवाम को खाते रहे। आवाम को अगर कोई पहली बार थोड़ी बहुत रियायत दी गई है तो वो अब दी गई है, लेकिन ये रियायत को देने के साथ जो और इन्होंने 2-3 काम करे हैं, वो ऐसा है लाइक एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। इंजरी तो क्या हो गई कि जो पेट्रोल की कमी हो गई, खाना मिल नहीं रहा, बुरा हालत है, मगर बेइज्जती क्या है, ये चले गए सऊदी अरबिया के सामने हाथ फैलाने कि आपने जो हमको $5 बिलियन दिए हुए हैं उन्हें 10 साल तक कंटिन्यू करते। भाई साहब, आप ही तो गए थे सऊदी अरबिया के पास कि हम एक दूसरे के साथ संधि करते हैं, एक पे आक्रमण
दूसरे पे आक्रमण माना जाएगा। उस सऊदी अरबिया में एक ऑयल रिफाइनरी को जला दिया गया। वो बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, वो इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी है कि सऊदी अरबिया को उसके बाद में ये कहना पड़ा कि हम जो अब तक मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ईरान के साथ आने की कोशिश करते थे, अब हम उसके खिलाफ है और अब हम दूसरे खेमे की तरफ हो जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये किसकी वजह से हुआ जी? ये किसकी वजह से हुआ? ये कहाँ गए थे? तो इनकी क्रेडिबिलिटी, सवाल ये है कि आप कितना भी शोर मचा लो, एक झूठ को 50 बार रिपीट कर ले, कुछ लोग मान लेंगे लेकिन इवेंचुअली वो बात सामने आ जाएगी। पर मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि कम से कम ये रियलाइजेशन प्रारंभ तो हुआ है। अब इरशाद जी जो है ये दरअसल में हमेशा हर बात को टोटली उल्टा कहते हैं। अच्छा, कोई अगर टेंजेंशियली उल्टा कहे कि भाई 10% झूठ है और 90% सच है, चलेगा। मैं कहता हूँ 10% सच है, 90% झूठ है, वो भी चलेगा। लेकिन ये इरशाद जी ऐसे हैं कि जब ये आएंगे, जब कहेंगे हमने सिंदूर कर दिया, हमने फला कर दिया, मतलब टोटल जमीन पे गिरने के बाद भी। अब देखो बीच में बोलना तुरंत शुरू हो गया ना, जैसे ही कोई सच बात आती है मिर्ची कैसे लगती है। उदाहरण, अभी रुकिए, आपको गुस्सा और आएगा, आप इसके बाद में तैयारी कर लीजिए। झूठ बोलने में वैसे तो पाकिस्तान के सभी लोगों का एक जैसा हाल है ज्यादातर, लेकिन ये जो इरशाद भाई है इनका तो प्रॉब्लम ही झूठ से शुरू होता है। इनका तो, इनके अगर सैनिकों को पकड़ लिया जाए, ये कहते हैं हमारे सैनिक नहीं है। अगर इनके सैनिक मर जाए और इनसे कहा जाए कि भाई इनका ले जाके क्रियाक्रम करो, ये कहते हैं जी ये हमारे नहीं है। जब उनकी जेब में से आइडेंटिटी कार्ड निकलते हैं तब पता लगता है कि ये तो पाकिस्तान के हैं। फिर दुनिया में कहीं भी कोई आतंकी घटना हो, दिस वे और दैट वे, पाकिस्तान का हाथ उसमें मिलेगा। मैंने एक दफा अभी बताया था कि डच के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, उसने ये कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 100% आतंकी है, 99.9 नहीं। अब मान लीजिए कि उसने गलत भी कहा, मगर उस गलत में अगर 50% की सच्चाई है तो इरशाद जी आप क्या जवाब देंगे? इरशाद जी से मैं जवाब लूं सर, ये वाकई में गंभीर अलग अलग मसले हैं, लेकिन यहाँ पर जहांगीर कुछ कहना चाह रहे हैं। जहांगीर, मैं चाहूंगी जो आप निष्पक्ष पहले बात कह रहे थे इरशाद जी के नहीं जुड़ने के पहले, उसी तरह का जवाब की उम्मीद रखती हूँ मैं। जी, टीपी त्यागी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। पाकिस्तान ना सिर्फ जो है 99% जो है आतंकी है, बल्कि जो है इंडिया की फौज जो है बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन बॉलीवुड मूवीज में सर, बॉलीवुड की मूवीज में, क्योंकि सिर्फ इंडिया की मीडिया पे और बॉलीवुड की मूवीज पे सर। क्या मूवीज तो पाबंदियां हैं, मूवीज पर तो पाबंदियां हैं। और आपके यहाँ देखी जाती है क्या भारतीय मूवीज? धुरंधर देखी है या नहीं? जाके दुबई देख लेता हूँ, दुबई में जाके देख लेता हूँ, और इंडिया में भी आता हूँ तो वहाँ पे भी देख लेता हूँ। कि अभी आपके यहाँ अभी इस तरह की व्यवस्था से लाखों डाउनलोड पाकिस्तान में हुए थे धुरंधर के, लाखों टोरेंट से, ये रिपोर्ट है ऑन गूगल। आपके इतला के लिए अर्ज कर दूं कि मैं जो है राजस्थान से, मेरी फैमिली राजस्थान से बिलोंग करती है, और मेरी जो है ननिहाल की अभी भी बीकानेर में है, तो मैं आता हूं तो वहां पे भी देख लेता हूं। क्या बात है, चलिए ये तो बहुत, मैं तो बोल रही हूँ फिर से आइए, जरूर स्वागत है। और आप जब यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ की ग्रोथ देखते होंगे तो आप जरूर सोचते होंगे क्या हाल है यहाँ पर। लेकिन अमजद अयूब मिर्जा जी कुछ कह रहे थे और मुझे लग रहा है आप उस समय कोई पेपर भी दिखा रहे थे, मैं क्लियर समझ नहीं पा रही थी। जी बोलिए सर, कंटिन्यू। तीन बातें। एक तो धुरंधर का नाम लिया, तो मैं आपको बताऊं कि धुरंधर में मेरा नाम भी है क्रेडिट्स में। वो कैसे? जब मैं अपने एक इंडियन दोस्त के साथ फिल्म देखने सिनेमा में गया तो उसमें आया अननोन, थाउजेंड्स ऑफ अननोन देशभगत, तो मैंने उसको कोनी मारी, मैंने कहा ये मेरा नाम है, ये अननोन में क्या बात है सर, क्या बात है। तो दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान जो हमारे टुकड़ों पे पलता है, पंजाब पीओजे के टुकड़ों पे पलता है, हमारा पानी पीते हैं। और पानी क्यों पीते हो तुम पानी नलके से मत पियो, तुम अमेरिका का मिनरल वाटर पियो, क्योंकि पानी हमारा, बिजली हम पे भेजते हैं, कुमकुमे तुम्हारे हम जलाते हैं। तो अभी सुना है कि तुम्हें खाने की टेंशन हो रही है, ये बताओ 5 यूरो देता हूं,
बाहर तुम्हारे ऑफिस के बाहर छोलों की रेडी से आज दोपहर का खाना खा लेना, कल का अल्लाह मालिक है। हमारे टुकड़ों में पलने वाली ये लानती फौज हमारे टुकड़ों में पलना तो तुम पे और तुम्हारे करैक्टर, हमारे टुकड़ों में पलने वाले तुम्हारे जैसे लोग, ये तुम हमारे पर्सनल अटैक नहीं। अच्छा अमजद जी बताइए, इतनी नफरत क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है आपके मन में पाकिस्तान की फौज के खिलाफ? इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, इतनी नाराजगी क्यों है आपकी? गंदी नस्ल भैया हमारी माँ बहनों का बलात्कार करेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा? हमारे घरों के ऊपर ये माटर गोले फेंकेंगे हमें गुस्सा नहीं आएगा? पीओजे के में 13 नौजवान अब तक ये मार चुके हैं, गोलियों से भून दिया इन्होंने, 17 लोग इन्होंने गिलगित में मार दिए। ये पिछले 4 दिनों में जब से खमेनाई को मारा है तो गुस्सा नहीं आएगा? हमारा खाते हैं और हमें फकीर रखा हुआ है, गुस्सा नहीं आएगा? हमारे मुंह पे बैठ के ढीटों की तरह दांत बत्ती सी निकालता है तो गुस्सा नहीं आएगा? हम इसको खैरात में 5 यूरो देता है कि ये छोलों की रेडी से छोले खा ले, तो लेता नहीं है तो गुस्सा नहीं आएगा? इरशाद जी देखिए नैना, अगर ये बंदर का तमाशा आपने इरशाद जी देखिए सुनिए इरशाद जी, सुनिए मैं समझ गई बात। मैं चाहूंगी आप तथ्यों से कहिएगा, क्योंकि ये जो बात यहाँ पर आप ठीक है बाकी सारे जवाब से शायद इत्तेफाक ना रखें, सुनिएगा ना प्लीज। लेकिन अमजद अयूब मिर्जा ने एक बात तो दुरुस्त कही है, बलूचिस्तान की आवाम आखिर क्यों इतनी ज्यादा नाराज है पाकिस्तान की सेना से? और जो भ्रष्टाचार या जिन पैसों की बात हो रही है, IMF से तो लगातार बड़ा कर्जा मिलता है, बलूचिस्तान में कितना लगा दिया, वहां से तो आप पूरा सारे सोर्सेस निकाल लेते हैं और पहुंचा देते हैं पंजाब प्रांत को। क्यों नहीं नाराजगी लोगों को दिखाई जाएगी, वो क्यों नहीं गुस्सा होंगे? देखिए नैना, अगर आप ये बंदरों का तमाशा दिखाने हमें बुलाती हैं तो मत बुलाया करें अपने शो में। अगर ये बंदर बिठाती हैं तो हमें मत बुलाया करें, इंसानों को मत बुलाया करें। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और ऐसे जैसे ये नमक हराम भागे हुए हैं पाकिस्तान से, तो इन जैसे लोगों को शर्म नहीं आती कि अपने पाकिस्तान पे जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। और दूसरी बात यह देखिए नैना, इसको बंद कर लें या फिर मैं बंद कर देता हूं, मुझे मकसद नहीं है मुल्क है, प्लीज ये पट्टी चला दो। इरशाद भट्टी कर सकती हैं आप नैना। अमजद अयूब मिर्जा जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन इरशाद जी लेकिन शब्दों का ध्यान में रखते हुए, अरे मैं बोली सबका अपना तरीका होता है। आप नाराज हो जाते हैं, वो मुस्कुराहट के साथ में जवाब देते हैं, टीपी त्यागी जी अपने तरीके से जवाब देते हैं, जहांगीर अपने तरीके से जवाब देते हैं, हिमांशी जी अपने तरीके से, सबका अंदाज होता है। इरशाद जी आप तो इतने ज़हीन इंसान हैं, आप तो इतने सीनियर व्यक्ति हैं, इतनी सीनियर नेता हैं, आप क्यों इस तरह से चिढ़ जाते हैं? जहांगीर तो इस तरीके से बात करें, वो तो चिढ़ नहीं रहे हैं, सबका अपना अंदाज होता है। इरशाद जी ये मुसलसल बदतमीजी कर रहा है बंदर आपके सामने बैठ के, बंदर डुगडुगी लेके आना अगली दफा। ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ प्लीज, वैसे टाइम किल होगा। क्या पिद्दी का शोरबा यार, जा मज्जा नु टीके ला, ओ मज्जा नु टीके लाना लिया। ठीक है ऐसे टाइम किल होगा। नहीं बस मकसद नहीं है, मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है मैं ठीक है नहीं इरशाद जी देखिए ऐसे जाने से कोई मतलब नहीं है। ये आपकी देखिए ये सुनिए आप इतने सीनियर नेता हैं सर, आप इतने सीनियर नेता हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपसे चर्चा नहीं की जाएगी तो किससे की जाएगी? सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। अच्छा ठीक है थोड़ा सा जस्ट बी रिलैक्स, टेक अ चिल पिल। जहांगीर से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। जहांगीर देखिए ये जो तमाम ये बड़ी गंभीर समस्या है, परिस्थितियां बड़ी गंभीर है। और रही बात, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा, मैं महंगाई की बात कर रही थी, लेकिन आपने शुरुआत में कहा जिस तरह से भ्रष्टाचार लगातार पाकिस्तान में है, इसमें कोई शक नहीं। हम लगातार रेटिंग भी देखते हैं पाकिस्तान की भ्रष्टाचार के मामले में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें 100 में से 28वें नंबर पर अभी है, 136वां स्थान है। एक तरह से पाकिस्तान का स्थिति लगातार कमजोर है अपनी भ्रष्टाचार और आतंक परस्त नीतियों की वजह से। जनता भूखी मरे चलेगा, लेकिन आतंकवाद को पनाह कभी खत्म नहीं होती। ये भी लोगों के मन में लगातार एक बड़ी नाराजगी है। मुझे ये भी बताइए। जी थैंक यू सो मच नैना। पहले तो मेरा इरशाद भाई और डॉक्टर अमजद साहब को थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि ये नेशनल टीवी है, थोड़ा सा सुकून के साथ, क्योंकि पूरे जो है कोई 7-8 करोड़ व्यूअरशिप है इंडिया डेली की, मैं जो लास्ट देख रहा था, थोड़ा सुकून के साथ और लोगों तक हम अगर इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें सही और सच्ची, तो ये हमारी जो है जिम्मेदारी है। अच्छा दूसरी बात ये देखें,
अमजद भाई मुझे बोलने दे, फिर जो है आप रिटेलिएट करिएगा। अच्छा देखें, जब से पाकिस्तान ने जो है ऑपरेशन बरहल हक शुरू किया है, उसके बाद से दहशतगर्दी, फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान और BLA के टाउट्स सारे के सारे जमीन बोझ ऐसे हुए जैसे हमने उनके बंकर पर बम गिरा दिए। उस दिन से लेके आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 17 दिन हो चुके हैं, कोई एक भी अनवांटेड सीन क्रिएट नहीं हुआ पाकिस्तान में। उससे पहले आप लोगों का ही सवाल था कि पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के मिनिस्टर डिफेंस पंजाब का जो है वो वजीर खारजा, ये तो फितनतुल हिंदुस्तान नहीं, फितनतुल पंजाब है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में इसको फितनतुल पंजाब कहा जाता है पाकिस्तानी फौज को। फितनतुल हिंदुस्तान मत कहें आप। देखिए ये आपके कहने का होगा, लेकिन जो दुनिया देख रही है, जो दुनिया देख रही है वो उसको जो है डिसोन नहीं कर सकते। कोई नहीं देख जो रहा, फैक्ट दुनिया पे है वो हम उसको डिसोन नहीं कर सकते अमजद भाई। सबको पता है ये पुराना टैक्टिक्स है आपका, हर चीज का इल्जाम हिंदुस्तान पे। हम बेशक पाकिस्तान की गुलामी में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम भारतीय हैं। हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जितने भी नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, हम रह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के कब्जे में रह रहे हैं। अमजद साहब मुझे सिर्फ एक चीज बता दे, एक चीज बता दे, कभी आप कश्मीरी हो जाते हैं, कभी आप जो है पंडित हो जाते हैं, कश्मीरी पंडित हो जाते हैं, कभी आप बलोची हो जाते हैं, कभी आप जो है पश्तूनी हो जाते हैं, तो कम से कम एक चीज पे कायम रहे। ठीक है आप हिंदुस्तानी हैं, मैंने जैसे शुरू में कहा जो चीज है बंदा वो माने। मैं बताता हूँ तो कम से कम एक चीज पे कायम रहे, मुझे बात करने का मौका दे, फिर जो आपको जो कहना है आप कह दे, कोई वो इशू नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे एक जो है नैना का जवाब देने दे। सकता है हीरे का जिगर मर्दे नाना पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। आप नहीं समझ सकते कि मैं बलोच, मैं पश्तून, मैं कश्मीरी, मैं अफगानी ये क्यों हूं? इसलिए कि आप पंजाबी सोच रखते हैं, आप पंजाबी सावनिस्ट हैं। देखें मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूं जिसका सुन लो ना बात, सुन लो, जवाब सुन लो। प्लीज थोड़ा जल्दी, हम टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं। जी बोलिए सर। मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूं जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से है, समझ आ गई? जिसकी माँ श्रीनगर में और बाप मीरपुर में पैदा हुआ, जिसकी माँ अफगानी नजाद हिंदुस्तानी थी। 200-300 साल पहले हमारे खानदान के लोग आके हिंदुस्तान में बसे, तो जब बलोच पे जुल्म होता है तो मेरे अंदर का बलोच जाग जाता है, अफगान पे जुल्म होता है तो मेरे अंदर का अफगान जाग जाता है, कश्मीरी पे जुल्म होता है तो मेरे अंदर का कश्मीरी जाग जाता है। लेकिन शुक्र है मेरे खून में पंजाब नहीं। पंजाबी का अमजद साहब अब इसका जवाब सुनिएगा। अब आई समझ कि मैं कभी क्यों बच जाता हूँ, कभी क्यों क्योंकि ये सारे कबीले मेरे कबीले हैं, इनका खून मेरे खून में शामिल है, गैरतमंदों का खून शामिल है। अमजद अयूब मिर्जा जी, क्या खूब बात है। देखिए इसमें कोई शक नहीं। देखिए आपने कहा जाए कि जो आपकी रगों में खून है वो कहीं ना कहीं आपको ये अभी मौजूदा हालात को लेकर आपको गुस्सा भी आता होगा, नाराजगी भी बिल्कुल यहाँ पर नजर आती होगी। इरशाद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जहांगीर जी भी, फिर मैं बाकी गेस्ट का भी रुख कर रही हूँ। जी बोलिए। देखें, अगर आप इनको म्यूट करें बंदर को तो हम बोल सकेंगे, अगर बंदर का तमाशा दिखाना तो हम नहीं बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी ये पंजाबियों को गाली दे रहा है, शख्स बैठा हुआ बदतमीजी कर रहा है, ये इंसान नहीं है, कोई जानवर है। इरशाद जी, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो उन्हें जवाब देने का भी मौका मिलना चाहिए ना। अगर आप किसी को बंदर, कभी उनको कभी अपशब्द कह देते हैं, ये शोभा देता है कि आप कभी बात करते हैं कि भाई अभी तो इतना अच्छा खूबसूरत रमजान का पाक महीना चल रहा है, जुबान से ऐसी कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप जैसे ज़हीन व्यक्ति अगर इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, अपनी तालीम बता रहे हैं ना, क्योंकि बंदरों का इलाज करते हैं ना वो बंदरों का। ठीक है अमजद जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। इसको क्या कहूँ आपको, मिर्जा साहब में आ रही हूँ, मिर्जा साहब में आ रही हूँ। म्यूट कर देते हैं दूसरे को एक को सुनने के लिए, आप इन्हें म्यूट कीजिए। खामखा हमारा गला क्यों खराब कर रही हैं आप? बिठा के बोलिए। जिसको अपने बाप का भी पता नहीं है, कभी वो कह रहा है मैं बलोच का बच्चा हूँ। इरशाद अहमद जी, ये बात गलत है। इरशाद अहमद जी, ये बात गलत है, ये बात गलत है। पर्सनल अटैक्स क्यों कर रहे हैं आप? आप लोगों को पर्सनल अटैक करना है, आप पर्सनली बात कीजिए।
आप ये मेरे चैनल का ये मेरी डिबेट को आप टाइम किल कर रहे हैं और ये बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है हिमांशी जी। मैं आपका रुख करते हुए, क्योंकि बार बार डी ट्रैक हो रही है हमारी चर्चा, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ जो मौजूदा हालात है उससे कोप अप कैसे किया जाएगा। देखिए, कोप अप से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका एक बहुत फेमस टेलीविजन है, समा टेलीविजन, जिसको तरत हुसैन एक प्रोग्राम करते हैं। तो इनके मिफ्ताह इस्माइल पुराने इनके वित्त मंत्री रहे 2 बार, जो डॉक्टर इरशाद की पार्टी से ही हैं। उनका इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने कहा था जो पाकिस्तान इस समय कोशिश कर रहा है, जो 14 पॉइंट का इनके प्रधानमंत्री ने जो अपनी संसद में पेश किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 2 दिन की हम अपने अफसरों की तनख्वाह काटेंगे, पेट्रोल में 10% की बचत करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये सब तो आप करेंगे, पाकिस्तानी जो हुक्मरान है इनको तो तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है, आप 2 महीने की, इनकी 2 साल की तनख्वाह काट लो, इनके पास तो इनफ पैसा है। लेकिन जो इसमें आप 2 लीटर का जो एक इस पे पॉइंट लगा रहे हैं, जो आम आदमी जो पेट्रोल डीजल ले रहा है अपनी मोटरसाइकिल में, उसको आप सिर्फ 2 लीटर तेल दे रहे हैं। और जो आप एमएनए के विकास कोष में जो पैसा जा रहा है, लगभग की 45 अरब रुपए है, वो और पीएसडीपी के खर्चों को आप कम नहीं कर रहे हैं। तो आप ये दिखावे के जो आप लेके आ रहे हैं, और इसमें वित्त मंत्रालय कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं ले रहा है, तो क्या आप ये बयानबाजी सिर्फ संसद में दे रहे हैं या आम जनता तक इसका कोई लाभ पहुंचेगा? और ये देखिए, पर्टिनेंट क्वेश्चंस इनके पुराने वित्त मंत्री ने उठाए हैं, और जो कि डॉक्टर इरशाद साहब की पार्टी से हैं, जो बाद में अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो देश के अंदर जो संकट है, उस संकट को अगर ये सीरियसली एड्रेस करते, देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी मिल सकता है जब आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करें। अगर हम प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, वी कैन नेवर एड्रेस इट। इसमें कोई शक नहीं। इरशाद जी जवाब दीजिएगा। देखिए हिमांशी जी ने बड़े पॉइंट की बात कही है, जनता तो परेशान है, नेता मालामाल है। देखिए, ना जनता परेशान है ना हमारी हुकूमत ही। देखिए, रिलीफ देने के लिए क्या होती है, हुकूमत के वज़रा, वज़ीर आज़म और तमाम काबीना के लोग जो कि इस वक्त अपनी पूरी तगदो के साथ अपना सब कुछ पूरा वीएन कर रहे हैं, अपना पूरा वीएन के साथ पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए और रिलीफ देने के लिए आवाम के लिए काम किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल, अगर हम ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता जंग अगर ज़्यादा देर तक चली तो वाकई बड़े क्राइसिस में पूरी दुनिया के लोग आएंगे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं आएगा, हिंदुस्तान भी आएगा, उसमें बहुत सारी दुनिया आएगी। इरशाद जी, इरशाद जी या तो आप बहुत मासूम हैं या तो बहुत चालाक हैं। मैं नहीं समझता कि किसी को इरशाद जी या तो बहुत मासूम हैं या तो बहुत चालाक हैं, या तो आप अपने ये कहा जाए कि मासूमियत से आप चीजों को समझ नहीं पा रहे, या बड़ी चालाकी से आप जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशी जी कुछ कह रही हैं। जी देखिए, भारत की चिंता ना करें। भारत ने 50,000 टन डीजल, जैसा मैंने कहा, बांग्लादेश को सप्लाई किया है। तो हमारी चिंता ना करें, कृपया अखबार पढ़ें, आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जियोपॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। हम इतना मादा रखते हैं कि जो हमारे साथ दोस्ती करे उसको हम संकट के समय मदद करने की कोशिश करें। दुश्मनों के साथ हम ऐसा बर्ताव नहीं करते। आपकी पुरानी पार्टी, आप अखबार का एक और नया खर्चा ऐड करवा देना चाह रही हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, देखिए उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, और वो जो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस हैं, मिफ्ताह इस्माइल, अगर वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको उस चीज का जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो जनता है उसके लिए ये जरूरी है जानना कि पाकिस्तान इस समय क्या कर रहा है कि इतने बड़े क्राइसिस से उनको बचा सके। अगर आप रसायन, अगर आपके यहाँ पे खाद ही नहीं पैदा होगी तो सब्जी तो महंगी होगी ही। अगर पानी नहीं आएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? अगर पेट्रोल डीजल नहीं है तो रमजान के पाक महीने में लोग अपनी इफ्तारी कैसे करेंगे? आपके लिए ये सवाल जरूरी है और इसको एड्रेस करना आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज थोड़े दिन में आप जवाब दीजिएगा। देखिए, गंभीर ऐसे मसले हैं जो शायद वहां से आपको कोई आईना ना दिखाए, लेकिन ये बड़े गंभीर ऐसे मसले हैं। बताइए। देखिए अभी मोहतरमा कह रही थी कि हमें हिंदुस्तान की चिंता करने की जरूरत, तो आपको किसने कहा कि आप पाकिस्तान की चिंता कीजिए? पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान के इदारे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए कर रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान की चिंता करेंगे भी तो आप क्या कर पाएंगे? मुझे बताइए क्या कर पाएंगे? हिंदुस्तान चिंता करके अभी कम से कम फिर भी मदद की पेशकश तो कई बार कर देता है, और आप ये मान के चलिए जिस तरह से हालात हैं अभी, तो आप उन हालातों पर भी आप उनको दुरुस्त नहीं कर सकते। आपने एक बार फिर से सऊदी अरब के सामने हाथ फैला दिया और वो कह रहे भैया हम मदद क्यों करें? जब हमारा डिफेंस पैक्ट था तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा, हमारे ऊपर हमला हुआ तुमने अमेरिका की एक बार ये कहा जाए उस पर सवाल तक नहीं उठाए, बस इतनी इस तरह से गुलामी की और एक बार फिर से हाथ उठाने के लिए आ गए हो।
भीख मांगने के लिए। वो तो बार बार ये बात कह रहे हैं जी। नैना 5 सेकंड हम पाकिस्तान की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि उनके यहाँ किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, दैट इज ऑल। हमें उनकी चिंता की जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल रखना चाहते हैं बस। ठीक है। मैं टीपी त्यागी जी का रुख करते हुए फिर मैं जहांगीर का रुख कर रही हूँ। टीपी त्यागी जी, लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा। इरशाद जी बार बार कहते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं उससे भाई हिंदुस्तान को चिंता नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान के हालात से बहुत अच्छी परिस्थिति में पाकिस्तान है, बार बार ये तर्क होते हैं। आप जरा इस पर आईना दिखाइए, जो अभी मौजूदा हालात हैं, आने वाले वक्त में क्या ऐसे ही हालात रहेंगे? अगर ये जंग और बढ़ गई तो क्या होगा? जी इरशाद जी, बीच में गड़बड़ नहीं करना। दरअसल में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हिंदुस्तान का है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो भी यकीनन हिंदुस्तान के हुए। और उनके साथ क्या हो रहा है, यानी कि झेलम और नीलम नदी के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जमीन उनकी, मेहनत उनकी, सारी प्लानिंग उनकी, और उसके बाद जो उससे बिजली पैदा हुई वो इतनी महंगी कि वो बेचारे ले ना सके, और वो चली जाए चाइना के जिंजियांग में या अमीर लोगों के पास। तो अगर हमारे लोगों का, जिसे हम अपना समझते हैं, उनके साथ ये हाल होगा तो क्या हम चिंता ना करें? पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके शहबाज शरीफ ने जो कदम उठाए अच्छे उठाए, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं, बल्कि हम प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या प्लानिंग वर्तमान के लिए की जाती है? प्लानिंग की जाती है भविष्य के लिए। उदाहरण के तौर पर अभी हिमांशी जी ने बताया आपको, हिंदुस्तान ने पहले से प्लान करके रखा क्या कॉन्टिजेंसी हो सकती है। यही कारण था कि आज हमारे यहाँ करीब 2 महीने से ज्यादा, आज 2 महीने से ज्यादा का हमारे पास पेट्रोल और डीजल। अब जवाब दे देना यार, मैं कोई मना कर रहा हूँ क्या, या तुमको बीच में मुंह खोलना जरूरी है? तुम्हारे पहली बात, अरे यार देखो, एक तो तुम झूठे, एक तुम्हारा झूठा, मैंने शालीन ताते एक लफ्ज नहीं कहा, और अगर तुम जब बोलते हो तो मैं एक शब्द नहीं बोल सकता। भाई साहब, मैं एक सोल्जर हूँ, आप सिविलियन है, आपको 24 घंटे उस बंकर में रहने का तजुर्बा नहीं है जो ऑपरेशनल एरिया में हो और जहाँ आर्टिलरी शैली हो। मेरा जीवन तपा है और मैं उसके बाद बोलता हूँ, और फिर मैं तुम जैसे सिविलियन से मुंह नहीं लगना चाहता। कई बार मैंने तुमको इसके ऊपर टोका है, मैंने आपको बाकायदा फैक्ट दिए नीलम के और झेलम के। फिर मैंने आपको प्लानिंग के बारे में बताया कि जो प्लानिंग है अगर आपने सही की होती तो पहले से इस काम को करके रखते। चलो आज कर ली, अच्छी बात है। अब एक और बात, ट्रेनिंग। जो ज्यादातर मुल्क है उन मुल्कों में है आतंकी संगठन है, हम मानते हैं, कम से कम 3 दर्जन आतंकी संगठन है इम्पोर्टेंट, वो अपने अपने मुल्कों में अपने ट्रेनिंग कैंप बनाते हैं। ये पाकिस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जिसमें उनके ट्रेनिंग कैंपों को बनाने में, ट्रेनिंग में, पैसे में, हथियार में, प्लानिंग में, डिजाइन में, उन्हें हिंदुस्तान की सीमा में क्रॉस करने में वहां की सरकार मदद। और जब सरकार से पूछा जाए कि सरकार क्यों मदद करती है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी इसलिए है कि अगर कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया तो फिर पाकिस्तान में फौज की जरूरत ही क्या है? फिर तो पाकिस्तान नेपाल और भूटान की तरह से मामूली आर्मी रख सकता है। इसलिए ये जानबूझ के मैं ठीक है, मैं इरशाद जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर जहांगीर का रुख करूँ। इरशाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बीच, रिएक्शन आप देखिए। अभी त्यागी सर फरमा रहे थे कि इंडिया की प्लानिंग थी, इंडिया ने तैयारी की हुई थी। देखें, जिसको मालूम हो कि उसने ये करवाना है वो तो पहले से तैयार रहेगा। हम तो इमरजेंसी में तैयार हुए। हमें जब मालूम पड़ा कि ये दहशतगर्दी करवा दी गई, दुनिया के ममालिक पे मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों पे तैयारी, हम तैयारी जब करते हैं हमें मालूम होता। आपको मालूम था, हिंदुस्तान को पहले से मालूम था कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, मुसलमानों को इजराइल क्या करने वाले। जब मुसलमानों को लड़वा दिया आपस में, मुसलमानों को बेवकूफ कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने ही मजहब को तुम के लोगों को बेवकूफ कह रहे हो, पोटैटो हेड। चले बाप कौन है तुम्हारा, पहले तो बताओ। पाकिस्तान एक सेहूनी रियासत है, पाकिस्तान एक फाशिस्ट रियासत है जिसने अफगानिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान को
जंगी तावान देना पड़ेगा, तरीका वॉर ठीक नहीं है, इंडेमनिटी ना, आप अच्छा नहीं पाकिस्तान करते हैं। सरेंडर करेगा, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा वापस अफगानिस्तान को देगा, पाकिस्तान माफी मांगेगा लिख के। ये मुसलसल आ जाओ भागता है, बाजोड़ में सरेंडर करो, तुम्हारी आर्मी ने सरेंडर करना है। देखें, बातें करते हो यहाँ बैठ के आप लोगों का। कि दुनिया ने मुसलमानों को लड़ा दिया, मुसलमानों की तौहीन कर रहे हो तुम, ये कह के बेवकूफ है मुसलमान। तो मुझे मत बुलाइएगा। ठीक और है, पाकिस्तान देखिए कहाँ मैं का मुसलमानों मुसलमान का है? तो नहीं कहूंगी, लेकिन क्या पाकिस्तान की आवाम इतनी ज्यादा बेवकूफ है? जहांगीर कलोड़ो, आप जरा इस बात को समझाइए। और क्योंकि अब जिस रूप में लगातार पाकिस्तान का जो विपक्ष है वो भी यही बार बार आरोप लगा रहा है कि भाई नतमस्तक हो गए, नोबेल पीस प्राइज देने की बात हो गई अमेरिका की, वो अमेरिका जिसने एक तरह से एक बड़े हमले को ईरान में अंजाम दे दिया, वो अमेरिका जिसने पाकिस्तान की धरती में घुसकर अपने लोगों को एक तरह से मौत के घाट उतार दिया, उन परिस्थितियों से घिर गए हैं। और दूसरी तरफ एक बार फिर जब अभी मुश्किल भरे हालात हैं, क्या उस दौरान कोई सपोर्ट मिल रहा है? क्या मुकाबला करवाती हैं? अगर इनको लाना है तो हमें मत बुलाया करें। जिस चैनल पे ये बैठा हो तो अरे इरशाद जी, आप पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं। अभी सुन लेते हैं ना एक बार। भ्रष्टाचार के मामले लगातार पाकिस्तान में सामने आते हैं। जो सवाल पूछे, मैं सवाल पूछती हूँ आपको, मैं बुरी लग जाती हूँ। जहांगीर जी से बात करने दीजिए प्लीज मुझे। जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। देखें, ये जो जंग छिड़ी है ईरान और इजराइल के बीच में, अच्छा, मुझे ना लगा सिर्फ आप ये- इस डिबेट की जंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक अलग मोर्चा खुल जाता है। जी प्लीज कंटिन्यू। इनको कम से कम इनको मैंने तो रिक्वेस्ट की थी आपके थ्रू के, कम से कम ये एक नेशनल टीवी चैनल है, कम से कम इतनी तो मर्यादा रखें कि हम अपनी पर्सनल इश्यूज को छोड़ के जिस चीज को हमने जियोपॉलिटिकल को डिस्कस करना है हम उसको करें। देखें, ये पाकिस्तान के लिए नहीं कि मुश्किल वक्त है, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो अपना ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते उनके लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं दोबारा इस चीज को दोहराऊंगा कि पाकिस्तानी आम आवाम की ये सालों से कोशिश थी कि जो हमारी इलीट क्लास है, जो रूलिंग तबका है, उस तक जो मराहतें जाती है वो ना जाए, वो डायरेक्ट जो है उसका रिलीफ आवाम को पहुंचे। मैं दोबारा इस चीज को इंडोर्स करूंगा। तो शायद कहीं ना कहीं ये आवाम की बात सुन ली गई है और रूलिंग पार्टी ने, ये जो पीएमएलएन के मेरे दोस्त बैठे हुए सीनियर दोस्त डॉक्टर शाह साहब के, शायद उनकी पार्टी ने अभी डिसाइड कर लिया है कि नो मोर, कि अब जो है आवाम का पैसा आवाम की जेबों में जाए, तो हमारे लिए ना कि सिर्फ एक आम पाकिस्तानी के लिए भी, लेकिन जहांगीर के लिए, अरशाद भाई के लिए भी ये सुकून का लम्हा होगा सर। मतलब अभी तक ऐसा नहीं होता है ना जहांगीर? और आपने कहा कि भाई दुनिया पर इसका असर है, लेकिन किसी भी देश ने ऐसे इस रूप पे पहले पाबंदियां नहीं लगाई। इरशाद जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे? जी देखें, हम मुसलसल मुल्क को खुशहाल करने पे, मुल्क को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। जब मुल्क खुशहाल मजबूत होगा तो आवाम खामा खा खुशहाल होगी। तो हम अपनी आवाम, अपने मुल्क के लिए काम पाबंदियां करें। लगाकर देखिए, कौन सी सुनिए, आपको ऐसी एक पाबंदियां बात करूं, लगाकर मुझे- पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके ऐसे कौन सी खुशहाली लेकर आ रहे हैं आप? आतंकियों का बजट कम नहीं करते। IMF जो है वो लगातार अब उस पर पाबंदियां लगा रहा है जो नेक्स्ट किश्त आने वाली है। मुझे एक बात देखिए, बताइए, आपको सुनिए ना, सुनिए, ये जो तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, अब उन पाबंदियों पर भी बात कर ली जाए जो आप कभी ऑफिशियल रूप में स्वीकार नहीं करते। एक बड़ा हिस्सा आपके बजट का जाता है ISI या आपके प्रॉक्सीज को समर्थन करते हुए उन आतंकियों को जिन्होंने अपने घर में पालकर अभी बैठाया हुआ है। क्या उन पर भी कोई पाबंदियां लागू होंगी क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मेरी आर्मी, मेरी ISI, मेरे मजबूत इदारे, इनके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। आप माल की क्या बात करती हैं? क्योंकि यही मुल्क को संभालते हैं, यही मजा चखाते हैं आप लोगों को, यही आपके आगे अकड़ के खड़े होते हैं, यही कुर्बानियां देते हैं, यही शहीद होते हैं हमारे दुश्मनों से लड़ करके। देखिए, इनके लिए एक एक चीज हमारी कुर्बान है। दूसरी बात यह है, लेकिन पता है कि शाह जी, ISI आप मेरे लोग मुल्क कई की बार है, बड़ा जनता आर्मी को मेरे मुल्क की है। बेवकूफ बना देते हैं। जनता को बेवकूफ कैसे बना देते हैं? पूर्व ISI चीफ हैं आपके फैज हमीद, उन पर मिलिट्री कोर्ट मार्शल चल रहा है। सुनिएगा जरा। दूसरी तरफ आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आपने उन्हें सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार के मामले में डालकर रखा है। पुलिस ब्यूरोक्रेट्स पर लंबे लगातार ऐसे तमाम मामले सामने आते रहे। आपके पूर्व प्रधानमंत्रियों पर इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं भ्रष्टाचार में संलिप्त हुए। देखें, अगर आप कहते हैं ना कि आर्मी के लोगों को सजा नहीं मिलती, तो अभी आपने जनरल फैज हमीद का नाम लिया। देखें, मेरे इदारे मजबूत हैं तो सजाएं मिल रही हैं।
जनरल्स को भी सजाएं मिली, ब्रिगेडियर्स को भी सजाएं मिली। क्यों मिली? इरशाद जी, सिर्फ कि सजा आजाद ही है सजा अदलिया, देते रहेंगे आजाद है मेरी मॉनिटर, आप फौज, आजाद है पाबंदियां मेरा लगा रहे हैं सैन्य आम बल। जनता पर। इरशाद जी, पाबंदियां लगा रहे हैं आम आम जनता- जनता पर। सुनिए, 80 साल होने को आए हैं, अभी तक आपके यहाँ एक बार भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाई और आप अमन की बात करते हैं सिर्फ आतंक परस्ती को लेकर। हिमांशी जी, ये जो जिस रूप में बात करते हैं, भ्रष्टाचार तो रग रग में बसा हुआ है, ऐसी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। अभी हाल ही में बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ जब ख्वाजा आसिफ ने कहा टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ब्लैक मनी के तौर पर। नैना जी, कुछ दिन पहले जो मरियम नवाज जी हैं, उनका भी एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें कि वो बहुत साफ तौर पे कह रही हैं कि प्लीज डोंट रिकॉर्ड इट, क्योंकि तोशा खाना के संबंध में कुछ गाड़ियों का था। मैं अभी रिकॉल करूंगी या उसको लंबा बताऊंगी तो वो हो जाएगा, जिसमें बहुत क्लियरली वो कह रही हैं कि डोंट आस्क मी दीज क्वेश्चंस, आई एम नॉट अवेयर, शायद मेरी फैमिली ने लिया होगा, ये गाड़ी मेरे नाम पे है। और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उसको रेगुलराइज किया था। तो तोशा खाना इनके यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें घपले होते हैं। और तोशा खाना तो सिर्फ एक चीज है। अगर इनके पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है तो वो इसीलिए हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को क्वेश्चन किया था कि जो सीपैक के दौरान जो घपले किए गए हैं उनको बाहर लाया जाए। अगर एक सिविलियन इनकी फौज से सवाल पूछता है तो डेफिनेटली उसको जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इनको आदत नहीं है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा खून में रग रग में समा गया है कि वो एक्सेप्टेबल है, और वही एक्सेप्टेबल है। इसीलिए जनता को 330 रुपए प्रति लीटर तेल के लिए देने पड़ रहे हैं और 2 लीटर तेल में उसको अपना घर चलाना पड़ रहा है। अगर बच्चों के लिए दूध की कीमतें महंगी हो रही हैं तो जिस इंसान के छोटे बच्चे हैं वो कहां से दूध और दवाइयां लाएं? सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार को आप छोड़ दीजिए, सवाल ये है जनता के लिए अगर रोटी नहीं है, जनता के लिए दवाइयां नहीं है, तो क्या जो यहाँ पर रियासतदार है उनको हक है बैठने का अपनी कुर्सियों जवाब पे, ले घरों में शांति? जवाब ले लेती हूँ, लास्ट कमेंट से जल्दी से ले लेती हूँ। द क्वेश्चन इज डीपर। जी आप जरा सुनिए। मेरे मुल्क में महंगाई है, मेरे मुल्क में पेट्रोल महंगा है, मेरे मुल्क में दवाइयां महंगी है, मेरे मुल्क में तमाम कुछ है, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि ये अजीम मुल्क है। ठीक है, देखिए आप उस देश के हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी अपने देश के लिए बात कहेंगे, लेकिन सुनिए इरशाद अहमद जी, मैं एक पीएमएलएन जो सत्ता में बैठी एक पार्टी है उससे सवाल पूछ रही थी कि आखिर जो हालात है क्या जनता के लिए कोई व्यवस्थाएं हैं। मैं चाहूंगी यहाँ पर जरूर जहांगीर एक बात बोले, हमेशा एलीट कैप्चर की बात होती है, सरकारी फंड्स की बात होती है, लेकिन क्या उसका सीधा फायदा आम जनता तक खुद पहुंचता है? क्योंकि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट तो बड़े स्तर पर होते हैं, फिर भी पाबंदी आम जनता के लिए है। देखें नैना, जैसे आपने सवाल किया, देखें करप्शन सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ना सिर्फ इंडिया का मसला है। मैं यहाँ पे कुछ वो रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। मेरे काफी पसंदीदा जो है वो आपके पॉलिटिशियन है लालू यादव साहब, उसका देखें 2011 में, राजा की देखें, फिर नायडू का जो है करप्शन देखें। पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, मैं ये मान रहा हूँ पाकिस्तान में कहीं पे हो रही है और कहीं पे ज्यादा हो रही है। जहांगीर, जिन पर आरोप लगे सजा होती है, लगातार उनकी जांच चलती है और कई मामलों में ये कहा जाए कि उनके ऊपर आरोप भी साबित नहीं हो पाते। फिर भी हिंदुस्तान की अगर आप बात करें, मैं आपको बता दूं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरे के पायदान पर हम हैं, और इसीलिए उस कंपैरिजन की बात तो नहीं है, मैं तो आम जनता की बात कर रही थी। और आपने जो शुरुआती पॉइंट कहा, क्या उस पर कंट्रोल होगा? देखें, इंडिया डेली पे मेरी ये स्टेटमेंट सुन ले, इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी एज वेल एज अ बिग डेमोक्रेसी एज वेल एज अ बिग नेशन जी, लेकिन हम उसके सामने घुटने तो नहीं टेक सकते ना। इक्वलिटी, फ्री, हम अपनी जहांगीर, आप यहाँ पर बात को गलत वे में लेकर जा रहे हैं। बात घुटने टेकने की नहीं है, बात सबक लेने की है, आम जनता के लिए सोचने की है, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की है, पारदर्शिता लाने की है। क्योंकि जब जब अगर मुसीबत पड़ी तो सीधे सीधे जनता पर ठीकरा फोड़ दिया गया, और हमेशा जो अफसरशाही या जो नेता हैं वो बहुत मौज में रहते हैं। और अभी भी जब ये कहा जाए कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव है, सबसे पहले किसके ऊपर ये कहा जाए कि हंटर चला, वो आम जनता पर। उनके पास में पहले ही महंगाई की मार इतनी ज्यादा थी और उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया। अफसरों को कोई फर्क पड़ा क्या? नेता पहुंच जाते हैं सीधे अपने सेफ हेवन में। आपके पीएमएलएन के जो नेता है नवाज शरीफ, वो कहां
कहाँ है इस वक्त? भले कितने गंभीर आरोप हैं, वो तो अपनी मौज की जिंदगी जी रहे हैं ना, भूखे मर रही है पाकिस्तान की आवाम, यही एक बड़ी बात है। वक्त इतना ही था, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका शुक्रिया। लेकिन इरशाद जी प्लीज, मुझे पता है आपके पास में भी यहाँ पर कोई तर्क नहीं होगा, उल जुलूल बातें होंगी, लेकिन आपको जवाब अपनी जनता को देना है, और कब तक जवाब देने से भागेंगे? वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।